जब हम छोटे थे उनको देखते देखते बड़े हुए, और तब सिर्फ यही मालूम था ये मेरे फादर के दोस्त हैं। बहुत मुझे टूटे हुए लगे, बहुत बुझे हुए लगे, और कहा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। जेल गए, इतनी जद्दोजहद की, इतनी हर चीज़ के लिए जो लड़ाई ली, और मुझे लगता है अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि बोला कि मुझे मीरपुर से ही नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ आया ही क्यों। जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख़ हो, समाजी तारीख़ हो, या जम्मू कश्मीर की आईनी तारीख़ हो, इन तीनों तारीख़ों पर जब नज़र दौड़ाते हैं तो एक शख्सियत कॉमरेड कृष्णदेव सेठी के नाम से आपके सामने आती है। वो शख्सियत जिसे जम्मू कश्मीर का वो दौर भी देखा जब जम्मू कश्मीर रियासत गिलगित बल्तिस्तान तक होती थी, और उसके बाद उस दौर के भी वो गवाह बने जब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया। कॉमरेड कृष्णदेव सेठी को जानने वालों की तादाद बरसगीर हिंदो पाक में इतनी ज़्यादा है कि शायद ही दूसरी कोई शख्सियत इस वक्त बरसगीर हिंदो पाक में ये कह सके कि उसे लकीर की दोनों तरफ लोग जानते हैं। कॉमरेड कृष्णदेव सेठी को लकीर की दोनों तरफ लोग जानते हैं, और कुछ एक शख्सियात जम्मू कश्मीर में ऐसी हैं जिनका एक अलग ही रिश्ता और नाता कॉमरेड कृष्णदेव सेठी के साथ था। उन्हीं में से एक थे वेद भसीन, कश्मीर टाइम्स के बानी और सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो कलमकार हुए हैं, उन कलमकारों के उस्ताद। उन्हीं की बेटी अनुराधा भसीन जम्वाल जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स की, और सहाफ़त की दुनिया में इनका अपना एक नाम है। आइए आज इनसे जानते हैं कॉमरेड कृष्णदेव सेठी के साथ इनकी मुलाकात कैसे हुई, और उसके बाद क्या कुछ वो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानती और पहचानती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे पहली मुलाकात कॉमरेड कृष्णदेव सेठी के साथ आपको याद है कुछ, कब हुई थी, किस उम्र में हुई थी? देखिए, पहली मुलाकात कहना बहुत मुश्किल है, उसको याद करना भी बहुत मुश्किल है। मैंने तो आँख खोली तो कृष्णदेव सेठी साहब को देखा, उनका आना जाना हमारे घर में और दफ्तर में, वो काफ़ी अरसे से एक दोस्ती थी मेरी वालिद की और उनकी, और जिसकी वजह से मैंने उनको देखना शुरू किया। और उनकी शख्सियत जो थी वो बहुत मुतासर करती थी। हालांकि उस टाइम पे जब हम छोटे थे हमें पता नहीं था कि ये कितने बड़े आदमी हैं, और एक बहुत ही सिंपल लाइफ, बहुत सादगी से वो रहते थे, बहुत खुल के हंसते थे, खुल के बातें करते थे, रोज़ सैर पे के लिए जाते थे। और ये मेरी जो अर्ली मेमोरीज़ जो उनके बारे में हैं वो इस तरह से। और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इनकी सेठी साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ, जैसे आपने अभी बयान किया कि उन्होंने वो दौर देखा जो जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्रीज़ थी वो गिलगित बाल्तिस्तान तक थी, तो सिर्फ वो दौर देखा नहीं, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, एक कंट्रीब्यूट किया, और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। क्योंकि वो उनका मानना था हमेशा से, वो चाहते थे कि आवाज़ बने जो लोग कुचले गए हैं, दबे हुए हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, और वो उनकी आवाज़ बने। और इस तहत वो उन्होंने जो क्विट कश्मीर मूवमेंट उस वक़्त शुरू हुआ, जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स के अगेंस्ट, उसमें वो शामिल हुए। हालांकि एक स्टूडेंट थे, 8वीं जमात तक शायद उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो उसमें शामिल हो गए और जेल भी गए, और इस वजह से पढ़ाई छूट गई। लेकिन पढ़ाई छूटने के बावजूद उन्होंने, वो ही वॉज अ सेल्फ रेड मैन, कि बहुत किताबें पढ़ते थे, बहुत पॉलिटिकल नॉलेज थी, दुनिया की नॉलेज थी, आइडियाज़ और विजनरी थे और रहे। और जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते रहे लाइफ में। एक चीज़ और आपने कही कि उनको लोग जानते जो हैं वो
लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों तरफ, मैं कहूँगी जानते ही नहीं, वो उनके दिलों में रहते हैं। आज सुबह से मुझे कई फ़ोन मीरपुर से आए, बहुत लोगों के आए जो कि अफसोस जता रहे थे, बहुत दुखी थे उनके जाने पे, और बहुत ही पॉपुलर रहे। बाकी जो उनके साथ ज़्यादा एसोसिएशन मेरी हुई एक पर्सनल लेवल पे, वो कश्मीर टाइम्स ऑफिस उनका रोज़ाना जाना रहता था। लेकिन इससे पहले रोक के आपसे ये समझना चाहूँगा कि याद है कुछ पहली बार वेद भसीन साहब ने आपकी मुलाकात जब कॉमरेड कृष्णदेव सेठी से कराई, तो क्या उम्र रही होगी आपकी और क्या तारुफ था? नहीं, कोई तारुफ नहीं था। ही वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे हिसाब से उनको तो मैंने देखना शुरू किया, तारुफ तो बाद में हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ, क्योंकि जब हम छोटे थे उनको देखते देखते बड़े हुए, और तब सिर्फ यही मालूम था ये मेरे फादर के दोस्त हैं, और हाँ कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, ये इतना अंदाज़ा होता था। लेकिन कभी भी उनकी सादगी से ये एहसास नहीं हुआ कि ये शख्स जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर रहा है, सियासत में इसका इतना बड़ा कद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता, जब थोड़ा कॉलेज में थे और थोड़ा कश्मीर के बारे में पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो तब पता चला कि मेरे इर्द गिर्द भी वैसे लोग हैं जो एक हिस्ट्री का पार्ट हैं, और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि उनके साथ ये ऐसी एसोसिएशन रही। और कश्मीर टाइम्स ऑफिस वो रोज़ आते थे, तो शाम को चाय के कपों पे बहुत पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी, और बहस भी होती थी। कई बार उनके साथ बहस होती थी, क्योंकि वो एक हार्डकोर लेफ़्ट आइडियोलॉजी को वो एडवोकेट करते थे, और कई बार उनके साथ इन चीज़ों पे बहस होती थी। लेकिन उसके बावजूद, और वो बहस करने देते थे, मतलब वो इतनी ह्यूमिलिटी थी उनमें कि मैं तो कुछ भी नहीं थी उनके सामने। और भी कई लोग, उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी किसी के साथ भी कोई डिस्कशन करने में, या कोई नॉलेज शेयर करने में, या कोई पुराने वाक़े सुनाने में, पुरानी तारीख की बातें, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ एनेक्डोट्स, वो, और पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स क्या हो रही है, सियासत सिर्फ अपने इर्द गिर्द की नहीं, वो पूरी दुनिया की भी बात करते थे। क्या कभी उनके साथ बातचीत में बसने उजड़ने की कोई कहानी आपने उनसे सुनी हो? क्योंकि जो थोड़ा बहुत कुछ उनके बारे में इल्म ये हुआ कि राजौरी पुंछ की उनको जिम्मेदारी जो है 47 के बाद दी गई थी, तो उनकी अपने उजड़ने और उनके अपने बसने की कोई कहानी आपने उनसे सुनी हो, या कभी उनने तज़किरा किया हो, हम कैसे उजड़े, यहाँ कैसे आए, फिर कैसे बसे, और उसके बावजूद हलीमी और नरमी और नफ़रत का कोई अंदर वो हल्का सा भी कोई अंधिया नहीं? नफ़रत मैंने बिल्कुल नहीं देखी। ही वॉज अ ट्रूली सेक्युलर मैन, अ ट्रू ह्यूमनिस्ट जिसको कहेंगे। और बल्कि जब वो बात करते थे मीरपुर तो जहाँ के वो थे, और वो उनकी रगों में दौड़ता था। और पिछली बार भी जब मैं मिली मार्च में, तो ज़्यादा बातें उन्होंने मीरपुर की, वहाँ के लोगों की, और अपने बचपन की। और जो वो सुनाते थे, जब 47 में वो आए तो वहाँ के लोगों ने उनके, क्योंकि बहुत सारे साथी थे, उन्होंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप नहीं जाइए, आप यहीं रहिए, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन उसके बावजूद वो आ गए, क्योंकि उनको उस टाइम माहौल वैसा था, और जिस तकलीफ़ से वो गुज़र के आए, फिर जब वो उन्होंने, आपने वाकई वो सही कहा कि राजौरी पुंछ की भी वो बातें करते थे, जब उनको वो रिहैबिलिटेशन रिलीफ कमिश्नर वहाँ पे बनाया गया था, तो वहाँ पे जो लोगों की हालत थी, जो वहाँ से लोग आए, या जो लोग इस साइड से उधर चले गए थे, और किन सिचुएशंस में वो गए, तो ये सब एक
मतलब उनके अंदर मुझे लगता था कहीं एक खला है कि ये सब क्यों हुआ, एक उस वजह से, लेकिन तलखी बिल्कुल नहीं, तलखी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिसर बनाकर आपको रजौरी पुंछ भेजा जाता है, और इसको अगर थोड़ा सा और साफ गोई के साथ बयान किया जाए, आप जिस वजह से उजड़े हैं उसी वजह की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि आपको इस इलाके में जाना है, आप लोग उजड़े हुए आए हैं, उनको बसाना है, उनकी मदद करनी है। कितनी बड़ी शख्सियत थी वो, कितना बड़ा कद था कि खुद आप उजड़ के आए हैं और आप कुछ उजड़े हुए लोगों को बसाने जा रहे हैं। कि वही एक चीज़ है कि ये ऐसे लोगों में, वो जो उस जनरेशन के लोग थे, एक बहुत कमिटमेंट थी, एक पैशन था, और जो लिबरल आइडियाज़ उनको इंस्पायर करते थे, वही उनको इतना ऊंचा और इतनी इतनी बड़ी शख्सियत बनाते थे। और सेठी साहब उनमें से एक हैं, और मेरा ख्याल है उस दौर के ये आखिरी शख्स रह गए थे, और उनके जाने से एक जम्मू में बहुत बड़ा खला बहुत बड़ा खला। आपके अब्बा मरहूम के साथ उनकी जो एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप उस एसोसिएशन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वेद बसीन साहब अपने आप में सहाफ़त की दुनिया में, उनका सानी कोई जम्मू कश्मीर में अभी तक पैदा नहीं हुआ कि एक आइडियोलॉजी, एक सोच को लेकर वो चले, और आज तक वो सोच जिंदा है और पाइंदा है। आपसे ही समझना चाहूँगा कि दूसरी तरफ कॉमरेड केडी सेठी, इन दोनों के इस, देखिए, मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या कहते थे उनके बारे में, या लोग क्या कहते हैं, लेकिन जैसी मैंने उनकी दोस्ती पाई, मेरे ख्याल है उनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा पहले की नहीं, लेकिन कोई 60 के दशक में शुरू हुई। उससे पहले वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, और उसके बाद भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मैच करती थी, लेकिन अक्सर मैं भी ये सोचती थी ये क्या कॉमन है इनमें। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी कि मेरे वालिद जो हैं वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और सेठी साहब मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे, और तो बहस होती थी, लेकिन एक जो इज़्ज़त के दायरे के अंदर वो बहस होती थी, और एक अपनी अपनी स्पेस थी, दोनों को पता था कितनी स्पेस एक दूसरे को देनी है। और कॉमनैलिटी ये थी कि दोनों का यकीन एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर में था, दोनों का यकीन एक लिबरल सोच में था, दोनों की ये कमिटमेंट थी और कन्विक्शन थी कि दबे हुए लोगों की आवाज़ बनना है, वो जो भी हो। दोनों बहुत सेक्युलर थे, और दोनों की इंटेग्रिटी भी बहुत थी, तो ये बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ थी जो उनको जोड़ती थी। दूसरी एक और शख्सियत है जो उनको जिसने उनको जोड़ा, एक वेदपाल दीप हुआ करते थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी वो भी, और मेरे वालिद के साथ वो कॉलेज में पढ़ते रहे, बहुत उनके पुराने और गहरे दोस्त रहे, और शायरी भी करते थे, लिखते थे, 4 ज़ुबानों में लिखते थे, और बहुत खूबी से लिखते थे, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, डोगरी में, उर्दू में। और वो कश्मीर टाइम्स के साथ भी वाबस्ता रहे अपने अंतिम वक्त तक, और वो लेफ्टिस्ट थे, और उनका और सेठी साहब का बहुत गहरी एसोसिएशन थी, और ये दोस्ती उस वजह से भी मजबूत हुई। तो तीनों का रोज़ मिलना और बातें करना, और जो तबादला ख्याल होता था, जो जिस किस्म के आइडियाज़ होते थे, और विजनरीज थे, ये सारे विजनरी लोग थे, तो दोस्ती वहीं से मेरा ख्याल है काफ़ी गहरी हुई, और एंड तक रही। मैं जब तक मेरे फादर थे, ज़िंदा थे, बीमार थे, वो तब भी आते थे यहाँ पे उनको मिलने के लिए। और एक वो कितने कसक जद्दोजहद अखबार वो निकालते थे, उर्दू में लिखते थे, आपकी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती थी। वक्त और हालात को लेकर जो उनके तबसरे होते थे,
जिन तबसरों से आप भी फैज़याब होती थी, बहुत बार वो आपके साथ भी बात करते थे, उनकी उस नज़र के बारे में आप क्या कहेंगी कि वो जो सियासत पे नज़र रखते थे, ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर की और बरसगीर हिंदो पाक की जो सियासत है, इस पर जो वो नज़र रखते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बाद फिर मैं ये जो रिसेंट दौर है इस पर आऊँगा। देखिए, जो सियासत वो सिर्फ इस रियासत की या बरे सगीर की ही नहीं, पूरी दुनिया की सियासत की भी बात करते थे, और कैसे वो वाली सियासत जो पूरी वर्ल्ड पावर्स हैं, जो उनकी सियासत या उनकी जो एक्शंस हैं वो कैसे यहाँ पर असर कर सकते हैं। बहुत अक्सर बात करते थे इम्पीरियलिज़म की और इकोनॉमिक इम्पीरियलिज़म की, और बहुत बड़े क्रिटिक थे ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के, और अक्सर ये अमेरिकन इम्पीरियलिज़म की बात करते थे, जिसके वो हिमायती नहीं थे, और कहते थे कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें असर पड़ता है। तो जो भी अगर सही असर अगर उनको सूट नहीं करता और यहाँ पे असर सही नहीं पड़ रहा है, तो वो उसके बारे में भी अक्सर बात किया करते थे। बरसगीर हिंदो पाक की दोस्ती के ज़बरदस्त ख्वाहां थे, तवक्का और उम्मीद हर वक्त ये रखते थे कि आने वाला कल हो सकता है बेहतर हो जाए और ये दो मुल्क एक साथ हो जाएं, ताकि मुझे मीरपुर जो है वो बिना किसी परेशानी के जाने का मौका मिले और अपने लोगों से मिलने का मौका मिले। उसके बाद उन्हें मौका भी मिला, गए भी वो, लेकिन सुनने में ही आता था, जब भी बात भी उनसे होती थी, वो एक कहते थे कि कसक दिल में रहती है कि जैसे मिला जाना चाहिए था वैसे हम मिल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग थी। एक तो इमोशनल रीज़न था जो वो चाहते थे कि ये बॉर्डर्स खुलें और इररेलेवेंट हो जाएं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले हल हों और जम्मू कश्मीर का मसला हल हो। लेकिन उनकी नज़र में जो वो चाहते थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर का मसला हल हो, वो एक विज़न एक उनका था कि ये एक वायबल, सूटेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल बन सकता है और पूरे बर्रे सगीर में अमन ला सकता है। तो वो एक क्योंकि वो सिर्फ एक इमोशनल तरीके से नहीं सोच रहे थे उस वक़्त, हालांकि एक उनका इमोशन डेफिनेटली जुड़ा हुआ था। मीरपुर, जैसे मैंने कहा, उनकी रगों में था। वो बार बार तड़पते थे वहाँ जाने के लिए, और अक्सर वहाँ से जो उनके साथी थे, उनके दोस्त थे, उनके चाहने वाले थे, वो उनको वहाँ से फ़ोन भी किया करते थे। और अब हालांकि उनको फ़ोन पे सुनाई नहीं देता था, तो फ़ोन पर भी आते थे। जब हम जानने की कोशिश करते हैं कॉमरेड केडी सेठी को, तो वही दलपतिया मोहल्ला, वही छोटा सा घर, और जब उनके परिवार की तरफ देखते हैं, एक तरफ स्वर्गीय जस्टिस आरपी सेठी साहब, उनका परिवार, या उनके दूसरे भाई जो हैं उनका परिवार, और एक तरफ कॉमरेड केडी सेठी को देखते हैं, तो वही चारपाई, और चारपाई के सामने बहुत सारी अखबारों का ढेर, और जब भी आप मुलाकात करने जाएं तो वो अखबार पढ़े जा रहे हैं, और फिर तज़किरा जो है अलग अलग हालात पर। लेकिन आज के इन हालात से बड़े मायूस थे और हर वक्त ये बात करते थे कि कब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाया जाएगा। क्या आपसे कभी कोई इस दौर में बातचीत हुई, और आपको क्या कुछ उन्होंने इन आखिरी जो उनके लम्हात थे, इन आखिरी दिनों में कोई बातचीत अगर आपके साथ हुई? देखिए, जिस दिन ये चेंजेस आए इस रियासत में, रियासत से एक स्पेशल स्टेटस हटाया गया, आर्टिकल 370 को हटाया गया, और रियासत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ बन गए। तो मैं उसी दिन उनसे मिलने गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझसे ज़्यादा दुखी इस शहर में एक इंसान और है। तो और बहुत मुझे टूटे हुए लगे, बहुत बुझे हुए लगे, और कहा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, जेल गए, इतनी जद्दोजहद की, इतनी हर चीज़ के लिए जो लड़ाई ली, और मुझे लगता है अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि बोला कि मुझे मीरपुर से ही नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ आया ही क्यों। तो ही फेल्ट
अपरूटेड, कंप्लीटली अपरूटेड, क्योंकि बहुत उनकी इन्वॉल्वमेंट रही। वो JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे, और जो एक इमारत बनी 47 के बाद जम्मू कश्मीर की, उसमें उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। लैंड रिफॉर्म्स जो आए, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। और सडनली वो सब आपके सामने बुलडोज हो जाता है। तो मुझे लगा उनकी बातों से, मैं 2 घंटे वहाँ बैठी और बार बार ये बातें बोलते रहे और दोहराते रहे। हालांकि बाद में भी मैं मिली तो थोड़े संभले हुए थे और फिर पुरानी बातें ज़्यादा कर रहे थे। तो मुझे लगा एक सेंस ऑफ अपरूटमेंट जो उनको लगा, और झटका लगा, और वो खुश नहीं थे। बहुत सारे लोग मैम आज के दिन शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि कॉमरेड KD सेठी के जाने से जम्मू कश्मीर ने खोया क्या है। पहले तो ज़ाती तौर पे आपके लिए कितना बड़ा नुकसान है ये, और उसके बाद रियासत जो थी पहली जम्मू कश्मीर और आज जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है, और बरसगीर हिंदू पाक के लिए कितना बड़ा नुकसान है कॉमरेड KD सेठी का चले जाना। बहुत बड़ा नुकसान है ये तो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत है आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि वो शख्सियत बहुत बड़ी थी। कद उस शख्सियत का इतना बड़ा था कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लेकिन सादगी कमाल की थी। सादगी इतनी थी कि कोई भी उनसे मिलने चला जाता तो बड़ी तफसील से, बड़े आराम से और बड़े सुकून से मिला करते थे। मुझे ठीक तरीके से याद है, स्ट्रेट लाइन से एक नौजवान सहाफ़ी जब उनसे मुलाकात करने के लिए गए और उन्हें ये कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू जो है वो आपकी बोली में करना है, पुंछी में करना है, तो उन्होंने फ़ौरन इकरार किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा आपको ऊंचा ऊंचा बोलना होगा। तो साफ तौर पर उस शख्सियत का चले जाना, और इस वक्त और इस दौर और इस समय, इस वक्त में चले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है जम्मू कश्मीर के लिए भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि टीस उनके दिल में ये ज़रूर रही कि इतनी बड़ी रियासत जिसमें मैंने गिलगित बल्तिस्तान जिया, मुझे जाते वक्त एक छोटा सा जम्मू कश्मीर जीने को मिला।